स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है बाईपोल इलेक्शंस के बारे में। तमिलनाडु स्टेट असेंबली के वहाँ पे जो 5 सीट्स का वैकेंसी हुआ है, उन सीट्स के ऊपर में बाईपोल इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस को इश्यू किया गया है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। मद्रास हाई कोर्ट ने आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिमिट करते हुए कहा गया कि उन सीट्स के ऊपर में बाईपोल इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन है उसको इश्यू नहीं करना है 31 जुलाई से पहले। अब ये लिमिटेशन है उसको क्यों यहाँ पे इम्पोज किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स उन सीट्स के ऊपर में जो अर्लियर फेज में जो विक्ट्री हुआ था उसको चैलेंज है वो किया गया है कोर्ट के वहाँ पे। तो इस वजह से इस तरीके का जो लिमिटेशन है वो लगाया गया। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाला जो पावर है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या बाई पोल्स को भी कंडक्ट करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन के ही डोमेन में आया करता है। स्पेशली आप देखिए कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके वहाँ पे बाई पोल्स को कंडक्ट करवाना। तो स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट का कोई इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, उसका जनरल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना हो या बाईपोल्स को करवाना हो, इन सभी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही डोमेन में आया करता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा बेसिकली कौन से इलेक्शन है उनको कंडक्ट वो करवाया जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन बेसिकली लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जब आप रीड करोगे तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसी के थ्रू इसको क्रिएट है वो किया गया है। इस आर्टिकल के अंदर में स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में मेंशन है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आप देखिए कि काफ़ी इजी होमवर्क है, इस तरीके से आपको आर्टिकल के बारे में भी पता होना चाहिए। सपोज कीजिए कोई मेंस के अंदर में स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर में आप आर्टिकल के थ्रू कोट करते हुए अपना आंसर है उसको स्टार्ट कर सकते हो। इस आर्टिकल के थ्रू इस स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन को टाइमली वे के अंदर में कंडक्ट वो करवाया जाए। और रिसेंटली काफ़ी सारे स्टेट्स के वहाँ पे इस तरीके से कंसर्न है वो भी इमर्ज हुआ है कि लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है वो टाइमली वे के अंदर में कंडक्ट है वो नहीं करवाए जाते हैं किसी ना किसी इश्यू की वजह से। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन अगर आप पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। होमवर्क आपका है, आर्टिकल के बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट, अगर हम स्टूडेंट्स बाईपोल के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि किसी भी सीट के ऊपर में जो बाईपोल कंडक्ट होता है वो किस वजह से कंडक्ट हुआ करता है कि सीट का जो वैकेंसी है वो वहाँ पे क्रिएट हुआ हो। वैकेंसी किसी भी वजह से हो सकता है, जो पर्सन वहाँ पे विक्ट्री को अचीव किया है उनका डेथ हो, डेथ होने के साथ साथ आप देखिए कि उन्होंने रेजिग्नेशन को सबमिट कर दिया हो, रेजिग्नेशन के अलावा स्टूडेंट्स वो पर्सन है वो डिस्क्वालीफाई हुआ हो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू, या उनका जो इलेक्शन है उसको नल एंड वॉइड है वो डिक्लेयर कर दिया गया हो कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इलेक्शन के अंदर में कुछ ऐसा प्रैक्टिस किया गया हो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट में हो। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर में वैकेंसी है वो क्रिएट होता है। अगर वहाँ पे असेंबली का जो टेन्योर है वो 1 ईयर से कम का बचा हुआ है तो उस समय बाईपोल है वो नहीं कंडक्ट होंगे। अगर मोर देन 1 ईयर का टेन्योर बचा हुआ है तो वो जो लिमिटेड समय बचा है उसी के लिए इलेक्शन है वो कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन बाईपोल के अंदर में विक्ट्री को अचीव करता है वो आने वाले कंटिन्यूस 5 ईयर के लिए जो पावर है उसके अंदर में रहेगा। जो समय वहाँ पे असेंबली का या जो पार्लियामेंट का बचा है उस समय के लिए ही वो पर्सन इलेक्ट है वो हुआ करता है। बाईपोल के बारे में हमारे यहाँ पे किस लॉ के अंदर में मेंशन है, तो आप देखिए कि इलेक्शन लॉज को बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसके अंदर में मेंशन किया गया है। 1951 का जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है इसका सेक्शन है 151A। 151A के अंदर में इसके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट आपको क्या जानकारी होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर वैकेंसी को नहीं मेंशन मीन्स क्लियर वैकेंसी है वो नहीं माना है। जो रेजिग्नेशन यहाँ पे सबमिट किया है उसको क्लियर वैकेंसी का पार्ट है वो नहीं इंक्लूड किया है हाई कोर्ट ने। इस वजह से यहाँ पे पेटिशन को एक्सेप्ट करते हुए ये लिमिटेशन है उसको लगाया कि आप नोटिफिकेशन है उसको इशू है वो नहीं करोगे। और जैसे ही आप देखिए कि किसी भी इलेक्शन के रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन इशू होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। नोटिफिकेशन इशू होने के साथ में ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। दैट मीन्स कि उस एरिया के अंदर में वहाँ पे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा
कैश के ऊपर भी लिमिटेशन सब लगा दी जाती हैं कि कॉमन सिविलियन पर्सन है, एक लिमिटेशन से ज़्यादा जो कैश है, जो गोल्ड है, उसको नहीं कैरी आउट कर सकता है। और कैरी आउट करता है तो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे उनके जो ऑफिशियल्स हुआ करते हैं वो उसको आप देखिए कि उस पर्सन को अपना कस्टडी है उसके अंदर में लिया जा सकता है कुछ समय के लिए, और उनको प्रूव करना होगा कि किस लिए वो इतना अमाउंट है उसको ले जा रहे थे। ये इस तरीके से लिमिटेशन को क्यों लगाया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स मनी पावर को डायरेक्टली यूज करते हुए इस तरीके से वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना किया जाए। कोई पर्सन है जो पुअर बैकग्राउंड से है, अगर वो भी इलेक्शन को कंटेस्ट करता है तो उसके लिए भी जो 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 वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, कि कम्प्लीटली जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। और ये जो जो माल प्रैक्टिस हुआ करती हैं कि मनी पावर को यूज किया जाता है, मसल पावर को जो यूज किया जाता है, वो इनडायरेक्ट वे के अंदर में हमारा जो जो ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसमें एग्जिस्ट करती हैं। डायरेक्टली वे के अंदर में ऐसा जो प्रोसेस है वो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि मद्रास हाई कोर्ट के बारे में मेंशन है। हमारी कंट्री के अंदर में कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट्स हैं जिनके डोमेन के अंदर में यूनियन टेरिटरी है उसका भी पार्ट आया करता है। तो जब हम मद्रास हाई कोर्ट के बारे में रीड करते हैं तो इनके डोमेन के अंदर में कौन सा यूटी है जो आया करता है, कि अंडमान एंड निकोबार है, क्योंकि नियर बाई एरियाज़ के अंदर में अंडमान एंड निकोबार है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, अंडमान निकोबार नहीं आता है इनके डोमेन में, इनके डोमेन में आता है पुडुचेरी का एरिया। वैसे तो पुडुचेरी हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर में भी उनका एक एरिया है, एक एरिया आप देखिए कि उनका केरल के वहाँ पे है, और जो उनके दो एरियाज हैं स्पेशली जो पुडुचेरी एंड कराईकल का एरिया है वो तमिलनाडु के टेरिटरी के अंदर में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, मद्रास हाई कोर्ट के डोमेन में पुडुचेरी जो यूटी है वो आया करती है। जब हम अंडमान निकोबार का रीड किए हैं यहाँ पे तो वो किसके डोमेन में आता है, वो आता है कैलकाटा हाई कोर्ट के अंडर में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रीड करें स्टूडेंट्स, जो इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग हुआ है E20 जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप देखिए कि एफिशिएंट फ्यूल है उसको प्रोवाइड किया जा सके, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर है वो किया गया है पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा। क्वेश्चन ये भी है कि जब यहाँ पे ब्लेंड करते हुए जो जो आप देखिए कि जो फ्यूल है वो प्रोवाइड किया गया है तो उसका जो प्राइस है वो कम होना चाहिए, क्योंकि जो प्योर क्वालिटी के अंदर में जो फ्यूल है उसका प्राइस आप देखिए कि हाई हो सकता है। अगर यहाँ पे ब्लेंड किया जाता है इथेनॉल के साथ में तो उसका प्राइस है वो डिक्लाइन होना चाहिए, तो उसका भी यहाँ पे आंसर है वो किया गया। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी इथेनॉल के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे कंसर्न हैं, काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं वो भी बताए गए हैं, तो उन सभी को भी आंसर किया गया। मिनिस्ट्री ने बताया है कि अगर ब्लेंडेड फ्यूल को यूज किया जाता है तो किसी भी व्हीकल का जो फ्यूल इकोनॉमी है, फ्यूल इकोनॉमी डेट मीन्स कि उसका माइलेज जो है उसके ऊपर में इम्पैक्ट हो सकता है। 3 to 5% का जो यहाँ पे इम्पैक्ट है उन्होंने अपने आंसर के अंदर में मेंशन किया। तो माइलेज को तो आप देखिए कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो भी एडमिट करते हैं कि माइलेज के अंदर में लिटिल बिट डिक्लाइन हो सकता है, बट कुछ पॉजिटिव भी यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि हाई ऑक्टेन रेटिंग है उसको ये अचीव करता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो फ्यूल्स के थ्रू जो यहाँ पे एमिशन हुआ करता है उसके रिडक्शन के अंदर में भी हेल्प है वो प्रोवाइड करता है, कि 40% का जो एमिशन है उसको ये रिड्यूस करेगा, 40% का जो एमिशन है वो रिड्यूस होगा। और यहाँ पे जो प्राइस के बारे में जो आंसर है उसमें उन्होंने मेंशन किया कि प्रेजेंट समय में जो इथेनॉल के रिगार्डिंग में जो बायोफ्यूल का जो डेवलपमेंट करना है, जो इथेनॉल को डेवलप करना है, तो आप देखिए कि जो इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूज करना है उसका प्रोक्योरमेंट के अंदर में जो प्राइस है वो हाई है। प्रेजेंट समय में उनका जो प्रोक्योरमेंट है उसका प्राइस हाई होने की वजह से मार्केट रेट है वो आपको इक्विलेंट टू जो प्योर फ्यूल है उसके इक्विलेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, ये तो एमिशन के बारे में का पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और भी आपको जो अदर पॉइंट्स हैं जैसे कि फास्टर जो कम्बेशन है उसको ये प्रमोट करेगा। इसके अलावा आप देखिए कि बेटर पिकअप है उसको सेटअप करेगा। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव के अंदर में हैं, उनको आप यहाँ पे याद रख सकते हो सके कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें इन पॉइंट्स को आप ऐड है वो कर सको अपने आंसर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रीड करें तो जो न्यूज़ है वो है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का जो फॉर्मर लीडर हैं आप देखिए कि वहाँ पे पीपल्स का मूवमेंट हुआ था, उसके बाद में ये जो फॉर्मर लीडर हैं वो इंडिया के लिए आ गए थे, और इंडिया ने इनको आप देखिए कि प्लेस है वो भी प्रोवाइड किया है, इनको एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस है वो प्रोवाइड किया गया है। अब उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर में कहा है कि वो अपना जो होम कंट्री है उसके लिए रिटर्न करेंगे। अगर होम कंट्री के अंदर में उनको असैसिनेट भी किया जाता है या उनको वो जो वहाँ पे जो जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसके थ्रू उनको आप देखिए कि
किसी भी केस के अंदर में चार्ज किया जाता है, तो एटलीस्ट उनका जो डेथ है उनका होम कंट्री के ऊपर में होगा, ये उनका यहाँ पे स्टेटमेंट है। अर्लियर फेज में भी इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जब बांग्लादेश का लिबरेशन होता है 1971 के समय में, कुछ दिनों बाद में ही आप देखिए कि इनके जो फादर हैं उनको वहाँ पे असैसिनेट है वो कर दिया गया था। तो इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर में 2 सेक्शंस के अंदर में जो पॉलिटिकल डोमेन है उसका डिवाइड आपको मिला करता है। अब बांग्लादेश का जब भी यहाँ पे मेंशन होता है तो आपको क्या बेसिक्स पता होना चाहिए। आप देखिए कि वहाँ पे एक जो कोर्ट है वो न्यूज़ के अंदर में था, इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल। ये इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल जो है ये इन्हीं पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, जो शेख हसीना है उन्होंने ही आप देखिए कि इसको सेटअप है वो किया था 2009 के समय में। ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई यूएन का भी कोई बॉडी है वो नहीं है। ये वहाँ पे इन्होंने ये ट्राइब्यूनल इसी वजह से सेटअप किया था कि कोई पर्सन वॉर सिचुएशन में कोई क्राइम कमिट करता है, उनको यहाँ पे चार्ज करने के लिए उनके अगेंस्ट में जो केस है वो चलाया जा सके। तो इसी ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में इनके अगेंस्ट में जो केस चलाया गया है, डेथ सेंटेंस है वो भी किसी केसेज में इनके रिगार्डिंग में डिमांड किया गया है कि इनको डेथ सेंटेंस है वो दिया जाए। इनका जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी आप देखिए कि बैन कर दिया गया है बांग्लादेश के अंदर में। अभी रिसेंटली इनकी पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडेशन डे था, तो उसके ऊपर में कुछ वर्कर्स ने जो वहाँ पे मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया उनको भी आप देखिए कि पनिश किया गया था, उनको भी अरेस्ट है वो कर लिया गया था। तो एक तो आपको इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि इंडिया का जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में शेयर होता है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। और आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर में अगर हम जब भी लैंड बॉर्डर के बारे में रीड करते हैं तो ये 5th लार्जेस्ट बॉर्डर है वो आया करता है। एक बार यूपीएससी ने आप देखिए कि जो दो कंट्रीज़ के बिटवीन में जो लार्जेस्ट बॉर्डर है उसका क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर क्या रहेगा, यूएस और कनाडा है वो उसका आंसर है वो रहेगा कि यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन आपको ये देते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर में ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 कंट्रीज़ के साथ में अपना बॉर्डर है वो शेयर करता है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो 3 कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। और अभी आप देखिए कि जब प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 2026 का, तो इस पेपर के अंदर में एक क्वेश्चन ऐसा ही कुछ स्टेट्स को मेंशन कर दिया गया था, क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हमारी कंट्री के कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो कि 2 कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, ऐसा कौन सा स्टेट है जो सिर्फ एक ही स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए। और समय के साथ में जो रैंडमनेस है वो पेपर के अंदर में आप देखिए कि इंक्रीज है वो भी हुआ है। तो हमें अपना न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर में इस तरीके से भी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यूस करने का ज़रूरत है, जिससे कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम डील कर सकें। कंटेंट है वो सेम है, कंटेंट आपके सामने है, बट आपको उसी को किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आपसे हो सकता है उस तरीके से भी आपको प्रिपेयर है वो करना होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो न्यूजीलैंड के बारे में है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो न्यूजीलैंड की विजिट के लिए गए हैं। अब आप देखिए कि न्यूजीलैंड के वहाँ पे आपको क्या पॉइंट है वो पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लोकेशन है वो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मेनली लार्जली वे के अंदर में न्यूजीलैंड जो है वो 2 आइलैंड्स का कंट्री है वो सिचुएटेड है। वैसे आप देखिए कि इसका ओवरसीज टेरिटरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम न्यूजीलैंड का जब ओवरसीज टेरिटरी के बारे में देखते हैं तो एक तो स्टूडेंट्स कुक आइलैंड नाम का जो टेरिटरी है जो इसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि एक आपने नियू नाम का जो आइलैंड है उसको भी रीड किया होगा, ये भी न्यूजीलैंड का ही ओवरसीज टेरिटरी है वो आया करता है। तो ऐसे इसका ओवरसीज टेरिटरी भी हैं। अभी रिसेंट जो यूपीएससी का पेपर हुआ था 25 में कुछ कंट्रीज आपको मेंशन कर दिए गए थे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया था कि ऐसे कौन से कंट्री हैं जिनके अंदर में मोर देन 4 टाइम जोन है वो एग्जिस्ट करते हैं। क्या हमारी कंट्री के अंदर में 2 टाइम जोन हैं? 2 नहीं है, एक ही है हमारी कंट्री के अंदर में। स्टिल आप देखिए कि 2 आवर का डिफरेंस हुआ करता है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है जहाँ सबसे पहले सन रेज करता है, और हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है पोरबंदर का जो एरिया है वहाँ पे जब सन रेज करता है, तो इन दोनों के बिटवीन के अंदर में अराउंड 2 आवर का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि स्टूडेंट जब भी आप यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग में आप कैलकुलेट करोगे तो 1 लॉन्गिट्यूड इक्वल टू द 4 मिनट का जो एरिया है वो हुआ करता है। और 82.5 है उसको हमने यहाँ पे चूज किया है। और अगर आप यहाँ पे हमारा जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न को आप यहाँ पे जब भी कंपेयर करोगे तो आप उसको कैलकुलेट करना, उनके डिफरेंस लेके आना, उनको कैलकुलेट करना, अराउंड 2 आवर का जो डिफरेंस है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगा।
फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रीड करें तो न्यूजीलैंड के अंदर में भी अगर आप ओवरसीज टेरिटरी को देखोगे तो 4 या 5 टाइम जोन है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका इसका यहाँ पे जो आइलैंड्स हुए, आइलैंड्स आप देखिए कि वाटर बॉडीज़ के साथ में कनेक्टेड हैं। इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में कौन सा सी है, तस्मान सी है। वेस्टर्न पार्ट के अंदर में तस्मान सी है और ईस्टर्न पार्ट के अंदर में पैसिफिक का जो एरिया है वो एग्जिस्ट करता है। और ये जो तस्मान सी है, जो ईस्टर्न पैसिफिक का जो एरिया है, इसको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट जो इनके बोथ आइलैंड्स को भी सेपरेट करता है। कुक इनका एक अलग से भी आइलैंड है जो कि इनके ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। तो ये तो हुआ न्यूजीलैंड का लोकेशन के बारे में। न्यूजीलैंड के वहाँ पे जो जो इंडिजीनियस जो पीपल हैं वो एक कम्युनिटी हुआ करती है, माओरी नाम का एक कम्युनिटी है, मियोरी नाम का एक कम्युनिटी है। और आप देखिए उसके नाम से भी इस आइलैंड को जाना करते हैं। कभी आप देखिए कि इस कम्युनिटी का एक सेक्रेड रिवर है, उस रिवर को प्यूरीफाई करने के लिए मूवमेंट चलाया गया कि उस रिवर को प्यूरीफाई है वो कर दिया जाए और उसको लिविंग एंटिटी का स्टेटस है वो भी दिया गया था 2017 के समय में कि जो रिवर है वो लिविंग एंटिटी है, उसको पोल्यूट नहीं करना है, उसको वहाँ पे रिवाइवल करना है। और उसके बाद में हमारी भी कंट्री के अंदर में उत्तराखंड ने, आप देखिए कि उस जजमेंट के बाद में उत्तराखंड के द्वारा भी जो लिविंग एंटिटी का स्टेटस है वाटर बॉडीज़ को दिया था। बाद में आप देखिए कि वो स्टेटस डाइल्यूट होता है, स्टेटस में चेंज आया, हाई सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे अलग अलग केसेस में उसको डाइल्यूट किया गया। बट इनिशियली उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज ज़रूर से किया था हमारा जो गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, उनको एज ए लिविंग एंटिटी के रूप से। तो ये तो हमने अब न्यूजीलैंड का कुछ बेसिक्स देखा। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि मोनार्की है वो एग्जिस्ट करता है, न्यूजीलैंड में मोनार्की भी है, बट वहाँ पे आपको मोनार्की के साथ साथ में पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, उसका भी एग्जिस्टेंस के अंदर में है। कंट्री कहाँ पे है, पोलिनेशिया के एरिया के अंदर में सिचुएटेड है। रिसेंटली आप देखिए कि हमारे नेशन के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। हमारी कंट्री ने क्या साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ में डिस्कस भी किया है, साइन भी किया है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, 100% हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ड्यूटी फ्री एक्सेस के अलावा आप देखिए कि जो FDI है उसका भी वहाँ पे जो प्रॉमिस है वो किया गया है कि इंडिया को अराउंड 20 बिलियन का जो FDI है आने वाले 15 ईयर्स के अंदर में प्रोवाइड होगा। हमारे जो वर्कर्स हैं, जो स्किल वर्कर्स हैं, उनका भी मूवमेंट को ये अलाउ करता है FDI, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अलावा आप देखिए कि जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर में जो रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी यहाँ पे अप्लाई है वो रहेगा। तो ये न्यूजीलैंड के बारे में था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। न्यूजीलैंड किसके लिए ज़्यादा फेमस है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उनके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हुआ करते हैं। और आप देखिए कि कभी हमने RCEP का जो कॉन्सेप्ट है, रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि आसियान प्लस कंट्रीज़ के डोमेन में आता है, उसको हमने इसी वजह से ज्वाइन नहीं किया था कि न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट अगर इंडिया में आएंगे तो हमारा जो डोमेस्टिक डेयरी है उसको इम्पैक्ट हो सकता है। चाइना भी एक रीजन था जिसकी वजह से हमने इसको ज्वाइन नहीं किया था। और ये जो FTA साइन हुआ है इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ में, इसमें डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्लूड है वो नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, पाइन एप्पल के बारे में है। पाइन एप्पल आप देखिए कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में लार्जर वे में प्रोड्यूस हुआ करता है। तो यहाँ पे मेघालय का जो ये जो पाइन एप्पल का जो इंडस्ट्री है, जो फूड इंडस्ट्री है, उसका एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है और उसमें आप देखिए कि स्वीट पाइन एप्पल है उसका कैसे वैल्यू चेन क्रिएट किए गए हैं, कैसे वो ग्रो हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप से, प्रोसेसिंग के थ्रू, उन सभी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब भी पाइनएप्पल के बारे में रीड करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट हो, कोई कोई यहाँ पे प्लांट का वैरायटी हो, उनके बारे में जब भी आप रीड करते हो, सबसे पहले आपको बेसिक्स ये पता होना चाहिए कि ये प्लांट हमारा डोमेस्टिक है या हमारा नेटिव है या किसी अदर जो फॉरेन जो ट्रैवलर इंडिया में आए, जो फॉरेन पावर्स इंडिया में आए, उनके द्वारा इंडिया के अंदर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है क्या। तो स्टूडेंट्स ये आपका फिर से यहाँ पे होमवर्क है। होमवर्क ये है कि ये हमारा नेटिव प्लांट है क्या पाइनएप्पल का, या बाहर से जो फॉरेन लोग हैं उनके द्वारा इसको लाया गया। सेकंड, अगर हम बात करें पाइनएप्पल के बारे में, लो एलिवेशन का जो एरिया है वहाँ पे इसको उगाया जाता है। 15 to 30 डिग्री का आप देखिए कि इनको यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। 15 से 30 का जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उसको ये फेस कर सकते हैं।
ड्रोट कंडीशन के लिए भी टॉलरेंट हुआ करते हैं, बारिश नहीं हो तो उसके लिए भी टॉलरेंट है। क्यों टॉलरेंट है? क्योंकि इनके अंदर में वाटर है, जो यहाँ पे वाटर का जो स्टोरेज है वो काफ़ी है, वाटर का स्टोरेज काफ़ी होने की वजह से ड्रोट को ये टॉलरेंट है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर में आप देखिए कि त्रिपुरा नाम का जो कंट्री है, यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि त्रिपुरा नाम का जो कंट्री, सॉरी त्रिपुरा जो स्टेट है, त्रिपुरा स्टेट के द्वारा आप देखिए कि डेट उनका एक स्टेट फ्रूट है क्वीन पाइनएप्पल। जो क्वीन पाइनएप्पल है वो यहाँ पे डेट उन्होंने अपना जो स्टेट जो फ्रूट है वो रिकॉग्नाइज किया था और इसको जीआई टैग है वो भी मिला हुआ है। तो त्रिपुरा जो स्टेट है उनका आप देखिए कि यहाँ पे डेट क्वीन पाइनएप्पल के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, केन एंड बेतवा के बारे में है। आप देखिए कि केन एंड बेतवा हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं वो चलाए जाते हैं। वहाँ से लोगों को जब रिहेबिलिटेट किया जाता है तो उनका डिमांड होता है कि मोर मनी उनको जो कंपनसेशन के अंदर में जो पैसा है वो ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके। क्या रिहेबिलिटेशन इंड्यूस जो डेवलपमेंट है, कि रिहेबिलिटेशन पार्ट है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, क्या ये पॉलिसी हमारे यहाँ पे लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है क्या रिहेबिलिटेशन का? तो इस पे आप देखिए कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हुआ करते हैं कि रिहेबिलिटेशन की वजह से उनका जो जो एक्चुअली जो कल्चर है उसमें डिस्टरबेंस आता है, जो उनका एक्चुअली लाइवलीहुड हुआ करता है उसके अंदर में इम्पैक्ट आया करता है। और हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बारे में जब भी आप कोई आंसर लिखोगे सोशोलॉजी के अंदर में या आप जीएस पेपर सेकंड में जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उनकी रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि डेवलपमेंट लेड जो रिहेबिलिटेशन है उसकी वजह से उनका काफ़ी कुछ इम्पैक्ट है वो हुआ करता है, उनका ओवरऑल लाइफ में इम्पैक्ट आपको मिलेगा। अब आप देखिए कि अप्रैल के समय भी जो केन बेतवा का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे छतरपुर का जो एरिया है वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और वो प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना जो अर्थी जो बनाते हुए आप देखिए कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपना वहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ और लोग हैं, कुछ वहाँ पे लोकल एक जो जो अब इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसकी वजह से उन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया है ट्राइबल वुमेन्स के द्वारा। डिमांड किया है मोर जो कंपनसेशन में मोर पैसा है वो दिया जाए। केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन है। केन बेतवा प्रोजेक्ट क्या है? आप देखिए कि हमारे कंट्री में डिमांड ये है कि 30 के आसपास हमें नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर में 30 के आसपास ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं जिनको कनेक्ट करना है, जिससे कि आप देखिए कि जो सरप्लस वाटर है वो डेफिसिट एरिया में पास हो सके। और जो प्रॉब्लम है यहाँ पे जो सीजनल रिवर्स का जो प्रॉब्लम है, जो कंप्लीट थ्रू आउट द ईयर जो पानी का अवेलेबिलिटी नहीं होता है, तो उसका प्रॉब्लम को यहाँ पे एड्रेस है वो किया जा सके। पन्ना नाम का जो टाइगर रिजर्व है जो नेशनल पार्क है उसको भी इम्पैक्ट होगा इसकी वजह से। तो वाटर का जो वैल्यूएशन है उसके लिए ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान लाया गया है 30 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि कनेक्ट है वो किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनोग्रेट किया था और अब यहाँ पे डिमांड है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो क्या है, प्रोजेक्ट 17A के बारे में है। प्रोजेक्ट 17A है वो क्या है, वो हमारा शिप बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, जो यहाँ पे आप देखिए कि जो शिप बिल्डिंग के अलावा जो यहाँ पे हमारा नेवल फोर्स है उनको न्यू वेसल्स वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में है। जो हमारा स्टूडेंट, जब भी हम शिप वेसल्स के बारे में देखते हैं तो नीलगिरी क्लास का जो शिप्स हैं उस तरीके से वेसल है उसको बनाया जाएगा प्रोजेक्ट 17A के अंदर में। और महेंद्रगिरी है उसको कमीशन है वो किया गया है, उसके एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे मेंशन है। जब हम महेंद्रगिरी के बारे में रीड करते हैं, महेंद्रगिरी आप देखिए कि पीक भी है हमारे ईस्टर्न जो घाट का एरिया है, ईस्टर्न घाट के अंदर में एक पीक भी है। कहाँ पे सिचुएटेड है ईस्टर्न घाट के अंदर में महेंद्रगिरी? उड़ीसा का जो एरिया है वहाँ पे, उड़ीसा के वहाँ पे सिचुएटेड है। और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जानकारी ये होना चाहिए कि डेट क्या ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है क्या महेंद्रगिरी, या कोई अदर पीक यहाँ पे अभी रिकॉग्नाइज हुआ है? तो ये आप फिर से आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप यहाँ बताना इसके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो न्यूज़ है वो है कैंपा के बारे में। जो गवर्निंग बॉडी है नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एंड फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है उसका, जिसको कि हम कैंपा के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि जो कैंपा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का जो यहाँ पे ये जो अथॉरिटी है इसको हेड कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो इसको हेड हैं वो किया करते हैं एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा।
नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, 4 यहाँ पे नए जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उनको पैसा देने का बात किया गया है कि स्पीसीज़ को आपको कंजर्व करना है, इसके लिए 4 प्रोजेक्ट हैं उसको अप्रूवल किया गया। अभी किसके रिगार्डिंग में है चारों? एक तो स्टूडेंट्स रिवर डॉल्फिन के बारे में है कि जो रिवर एरिया में जो डॉल्फिन हुआ करती हैं उनके बारे में है। 3 अदर स्पीसीज कौन कौन सा हैं? स्नो लिपार्ड्स हैं जो कि स्नो के एरिया में हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पे पाया करते हैं स्नो लिपार्ड का जो एरिया है। और हेमिस को आप देखिए कि स्नो लिपार्ड का हेमिस जो नेशनल पार्क है उसको स्नो लिपार्ड का कैपिटल के रूप से कंसिडर किया जाता है। वाइल्ड वाटर बफेलो हैं, वाइल्ड वाटर बफेलो इसका पार्ट है। और स्टूडेंट्स जो इंडियन राइनो है, वन हॉर्न राइनो या इंडियन राइनो, उसको भी यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए कैंपा के थ्रू पैसा है वो प्रोवाइड होगा। स्टेट के अंदर में जो यहाँ पे कंपनसेशन का अफोरेस्टेशन का ये जो अथॉरिटी है इसको हेड कौन करता है? स्टेट का जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हेड नहीं करता, स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसको हेड हैं, वो किया करते हैं। 1980 का जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था, इस अथॉरिटी को, उस एक्ट के थ्रू। और बाद में आप देखिए कि 2017 के समय इसके नए रूल्स हैं उनको भी लाया गया। तो ये आपको कैंपा के बारे में और ये प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर स्टूडेंट सोल्ट के बारे में है। आप देखिए कि आंध्र प्रदेश का जो बीच एरिया है वहाँ पे सोल्ट का ये जो 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 प्रोडक्शन है उसमें डैमेज हो सकता है बारिश की वजह से, उसको एक फ़ोटो के थ्रू शो है वो किया गया। हमारे कंट्री के अंदर में सबसे ज़्यादा सोल्ट का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? क्या गुजरात के वहाँ पे होता है या राजस्थान के वहाँ पे? और आप देखिए कि ये भी आपका होमवर्क है कि सबसे ज़्यादा सोल्ट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स जब सोल्ट के बारे में हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि कभी हमारे जो MK गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने एक डांडी मार्च है वो निकाला था। डांडी मार्च के अंदर में आप देखिए कि सोल्ट को ही यूज किया गया था। सोल्ट एक कॉमन मैन के एक कॉमन आप देखिए कि डे में हर एक कंजप्शन में आप इसको यूज करते हो, जब उसके ऊपर टैक्सेशन लगा दिया गया तो महात्मा गांधी उसके रिगार्डिंग में एक डांडी मार्च है उसको कैरी आउट करते हैं। नमक वो बनाते हैं और कानून को वो तोड़ते हैं, नमक बनाने से रोकने वाला जो कानून है उसको वो तोड़ते हैं वहाँ पे। तो गांधी के द्वारा ऐसे काफ़ी सारे जो टूल्स हैं उनको यूज करते हुए लोगों को यूनाइट किया गया, लोगों को अवेयर किया गया कि कैसे आपका जो कॉमन थिंग है यूज का उसके ऊपर भी टैक्सेशन है वो लगा है। तो ये सोल्ट के बारे में था, MK गांधी के बारे में हमने यहाँ पे देखा। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एडिटोरियल्स हैं, वैसे तो एडिटोरियल्स कल का जो एडिटोरियल है उनको भी हमने ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से था एक, जिसको हम रीड किए थे कल के न्यूज़पेपर के अंदर में, और कुछ आपको न्यूज़ बताए थे कि जिनको हम इंक्लूड करेंगे। बट आप देखिए कि वो ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं, मैक्सिमम न्यूज़ हम ऑलरेडी उनको रीड हैं वो कर चुके थे। तो यहाँ पे जो पहला जो एडिटोरियल है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के विजिट के लिए गए तो उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में जो बैन लगाया गया उसको वहाँ पे उनके द्वारा कहा गया कि वो एक एंडोर्सिंग थिंग है कि कैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप देखिए कि चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीजन है वो लिया गया है। तो कुछ यहाँ पे जो डिजिटल डोमेन के जो एक्सपर्ट हैं वो इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्रिटिसाइज क्यों करते हैं कि कोई क्लियर एविडेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करता है कि चाइल्ड का जो मेंटल हेल्थ है उसको ये इम्पैक्ट करता है। और अगर यहाँ पे क्लियर एविडेंस नहीं है, परफेक्ट एविडेंस नहीं है, तो आप देखिए कि ये वन काइंड ऑफ यहाँ पे मिस्टेकन जो गवर्नेंस है उसके पार्ट के रूप से उन्होंने इसको कंसिडर किया है। समय के साथ में क्या ज़रूरत है कि हमें यहाँ पे चाइल्ड को फिक्स करने के बजाय हाउस को ही फिक्स करना चाहिए, कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं को रेगुलेट करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए कि इस तरीके का जो कंटेंट है वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि रिसेंटली जो जो इंस्टाग्राम के ऊपर में कोई एक एडवर्टाइजमेंट है उस कंटेंट के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने अपना जो रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया के अंदर में जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि बैन है वो स्टिल वो आप देखिए कि रन किया था, और गवर्नमेंट ने फिर उनको डायरेक्शन दिया उस कंटेंट को रिमूव करने का। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाए, उसी को फिक्स करने का ज़रूरत है समय के साथ में, क्योंकि जब भी बैन लगाया जाता है तो आप देखिए कि बैन के अंदर में सभी लोग तो वहाँ पे कंट्रोल में नहीं आते हैं। 80% जो चिल्ड्रंस हैं वो यूज करते हैं वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी, जहाँ पे बैन लगा है वहाँ पे भी। तो फिक्स करने का ज़रूरत है उस प्लेटफॉर्म को ही, जिससे कि मोर अकाउंटेबिलिटी लाया जा सके। फिर आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पे एनुअल जो हाई एजुकेशन है, एनुअल आप देखिए हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं
उसके रिगार्डिंग में जो सर्वे कंडक्ट होता है उसका यहाँ पे मेंशन है कि वुमेन्स का जो एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, जो गर्ल चाइल्ड है उनका हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। तो गैप यहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है उसको ही आप देखिए कि रिड्यूस करेगा। मेल और फीमेल का जो गैप है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल का, उसको ये रिड्यूस करेगा। अब ये जो एनरोलमेंट है जो गर्ल्स का इंक्रीज हुआ है, ये आप देखिए कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टीम का जो सेक्टर है उसमें अगर ये ज़्यादा इंक्रीज होता है तो ये मोर पॉजिटिव रिजल्ट है उसको कैरी आउट करेगा, क्योंकि वो सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं ओवरऑल किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे गैप को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में आर्टिकल है। आप देखिए कि वर्ल्ड का जो न्यूज़ है उनके अंदर में मेंशन है इजराइल के द्वारा एक थ्रेट को शेयर किया गया है यूएस के साथ में, और वहाँ के न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने उसको चलाया है कि ईरान का एक टारगेट है कि यूएस के प्रेसिडेंट को असैसिनेट है वो किया जाए। रिसेंटली जो सुप्रीम लीडर का जो जो वहाँ पे फ्यूनरल प्रैक्टिस हुआ था उसमें भी आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो थ्रेट के रिगार्डिंग में जो पोस्टर्स हैं वो अपीयर हुए थे वहाँ पे। बट स्टूडेंट्स उस कंट्री का भी जो सुप्रीम लीडर है उनका डेथ हुआ है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका सेंटिमेंट्स इस तरीके से हो सकते हैं कि जो आप देखिए कि यूएस के अगेंस्ट में उनको यूनाइट है वो करते हैं। ईरान में इतना प्रॉब्लम था कि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, और इस वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट वो भी किया था। बट जैसे ही वहाँ पे सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया जाता है, यूएस एंड इजराइल का जो स्ट्राइक था, उसके बाद में आप देखिए कि कैसे लोग हैं वहाँ की अथॉरिटी के साथ में यूनाइट हैं वो करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक जो ड्रग है उसके बारे में है, यूएस की अथॉरिटीज़ ने एक ड्रग है उसको यहाँ पे सीज है वो किया है, और इंडिया के साथ में भी इसका रिलेशन है वो बताया गया है। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए ड्रग के अंदर में काफ़ी बार यूएस के जो लीडर्स हैं उन्होंने मेंशन किया था अर्लियर फेज के अंदर में भी। नेक्स्ट आप देखिए कि ईरान के साथ में डिस्कशन के बारे में है, यूएस के लीडर ने कहा है कि वो डिस्कशन फेज में है, बट जो जो सीज फायर जो था दोनों कंट्रीज के बिटवीन में वो ओवर हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के बारे में है, स्पेन का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुआ है एक विलेज एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि उस फॉरेस्ट फायर की वजह से वहाँ पे जो लोकल जो फॉरेनर पर्सन पहुँचे थे ट्रैवल के लिए उनको भी इम्पैक्ट वो हुआ है। अब यूरोप के अंदर में तो ऑलरेडी आप देखिए कि जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में भी डैमेज है वो आया था, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का जो टेम्परेचर कंडीशन है उसके लिए नहीं प्रिपेयर है। यूक्रेन के द्वारा सी ऑफ अजोव के एरिया के अंदर में जो कि रसिया का पार्ट वहाँ पे शेयर होता है, वहाँ पे आप देखिए कि जो रशियन रिफाइनरी हैं, रशियन जो वहाँ पे टैंकर्स हैं उन पे अटैक है वो किया गया है यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स के थ्रू में। रसिया के और भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे उनका अटैक है वो हुआ है। और यूएस और ईरान का ये जो कन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट जो हुआ है उसके बाद में एक मिस्टीरियस स्ट्राइक जो है वो ईरान के वहाँ पे हुई है, उसके बारे में भी मेंशन है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रीलंका के वहाँ पे आप देखिए कि जो प्रिजन के अंदर में जो क्लैश हुआ था उसमें एक इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है वो भी उसका पार्ट बना है। तो उसी के बारे में ये मेंशन है कि इंडियन मिशन कंटिन्यूस डिस्कशन में है कि कैसे वो प्रिजन का जो राइट विक्टिम फैमिली है उसके साथ में इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं वो कोऑपरेट कर सकें, उनको इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकें। और यूरोपियन यूनियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि आपका जो एडिक्टिव डिज़ाइन है उसको चेंज करने का ज़रूरत है। क्यों पीपल्स सोशल मीडिया पे ज़्यादा एडिक्टिव होने की वजह से आप देखिए कि जो उनका ओवरऑल जो वर्क लाइफ है उसको वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो इस एडिक्टिव डिज़ाइन को चेंज किया जाए, ये ईयू के द्वारा कहा गया इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो होमवर्क आपको दिया गया है वो ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि स्टूडेंट्स होमवर्क ही आपको वो इम्पोर्टेंट है जब आप बुक को रेफ़र करोगे, और बार बार हमें रेफ़र करना है जिससे कि हमें मैक्सिमम याद हो सके और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम प्रिपेयर हैं वो हो सकें। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।